मौली ने धीरे से आर्यन का हाथ अपने बाजू पर से हटाया और तकिए के नीचे फंसे अपने लंबे बालों को आहिस्ता आहिस्ता से निकाला और बेड के पास लगे आदमकद आईने में अपना अक्स निहारने लगी। यूं तो वह काफी सुंदर थी ही, पर आज वह खुद को बेहद खूबसूरत महसूस कर रही थी। आर्यन के बदन की खुशबू उसके अंग अंग में समा गई थी और आर्यन भी उसके यौवन की कस्तूरी की महक में बहकर दीवाना हुआ कितने इत्मीनान से बिस्तर पर सो रहा था। आर्यन के साथ बीते इन कुछ पलों में इस दैहिक आत्मिक सुकून को महसूस कर उसे खुद लगा कि जैसे वह किसी स्वर्ग की अप्सरा हो और उसने किसी देवता की समाधि या उसका ध्यान भंग कर दिया हो। हाँ, वही तो किया था उसने। उसने अपने रूप के मायाजाल में फंसाकर अपनी ही सौतेली बहन लता के होने वाले पति को अपनी बहन से पहले अपने रूप यौवन में उलझाकर उस बहन को आज जीवन भर के लिए एक ऐसा पति दिया है जो कि प्रथम मिलन की पहली कशिश कभी भी उसकी बहन लता को नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रथम मिलन का प्रथम सुख तो आर्यन के साथ वह भोग ही चुकी थी और आर्यन की आत्मा तक को उसने अपने रूप यौवन के मायाजाल में ऐसा फंसा था कि वह जिंदगी भर उसको दोबारा पाने के लिए उसके साथ प्रथम मिलन के उस सुख को दोबारा पाने के लिए जीवन भर कस्तूरी मृग की भांति उसे पाने के लिए छटपटाता रहेगा। न जाने उसे क्यों और किस बात पर इतनी नफरत थी अपनी सौतेली बहन लता से कि उससे बदला लेने के लिए उसने अपने कुंवारेपन और अपने अस्तित्व सब कुछ दाग लगा दिया। उसे आज भी याद है कि किस तरह उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़कर उसकी अपनी ही मौसी यानी उसकी माँ की बहन से दूसरा विवाह कर लिया। कहने को तो दोनों बहनें थीं, पर आज दोनों सौतन के रूप में एक ही घर में ऊपर नीचे रह रही थी। इसमें न जाने कसूर किसका था, उसके पिता का, उसकी मौसी का या उसकी खुद माँ का, जो अपने पति को संभाल कर ना रख सकी। पर इस सब का खामियाजा हमेशा से मौली को ही भुगतना पड़ा। कभी स्कूल में, कभी समाज में उसे लता को अपनी सौतेली बहन के रूप में स्वीकारना पड़ा। ऊपर से पिता का स्नेह उसकी सौतेली माँ और लता पर अधिक होने के कारण जिंदगी भर लता के छोड़े गए नए नए खिलौने और कपड़ों के साथ उसे बचपन गुजारना पड़ा। उसे लता की उतरन कभी मंजूर नहीं थी। हमेशा हर वो चीज़ जो लता छोड़ देती या उसका मन भर जाता तब उसे दी जाती। उसके कोमल मन पर इस बात का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वह किशोर अवस्था तक आते आते मन ही मन बगावत कर बैठी। कुछ दिन पहले जब लता को देखने आर्यन और उसके परिवार वाले घर आए तो उसने बरबस ही लता के होने वाले पति आर्यन को अपनी ओर चुपके से देखते देखा, क्योंकि कहते हैं कि स्त्री के पास छठी इंद्रियां भी होती हैं। तो वह आर्यन की आंखों को देखते ही समझ गई
कि शायद आर्यन उसे पसंद कर रहा है। आर्यन को चाय देते समय उसने अपनी उंगलियों से जैसे ही आर्यन के हाथों को छुआ, आर्यन के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। एक अजीब सी बिन बोली कशिश थी दोनों के बीच में। लेकिन क्योंकि पूरा परिवार लता को देखने आया था और लता में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस वक्त लता के लिए ही वह रिश्ता मंजूर किया गया। और जैसा कि होता आया है, सबसे पहले हर चीज़ लता को सौंपी जाती रही है। इसी आर्यन का रिश्ता भी लता के पसंद करने पर लता की ही आर्यन के साथ शादी तय हो गई। उधर आर्यन ने भी इसे अपने लिए बेहतर समझा और लता में ही अपना भविष्य ढूंढने लगा। उसे भी लगा कि शायद मौली के प्रति आकर्षण इस उम्र भर की कशिश है, जो लता के साथ शादी होने पर स्वयं ही खत्म हो जाएगी। आर्यन और मौली ने किसी से भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बात से मौली के मन में एक और करवाहट बढ़ गई और वह दिल ही दिल उन सभी जख्मों की भरपाई करने के लिए तैयार हो गई, जो जाने अनजाने में उसे और उसकी माँ के दिल पर उसके पिता और लता की माँ के द्वारा लगी थी। उधर लता अपने इस गोल्डन समय को यादगार बनाना चाहती थी, तो उसने अपने कुछ खूबसूरत एहसास एक प्रेम पत्र में लिखकर मौली के हाथों आर्यन के पास भिजवाना चाहा। पहले तो मौली ने ना नकुर की, पर ना जाने अचानक उसके मन में क्या सूझा, वह आर्यन के पास जाने को तैयार हो गई। बस आज ये वही समय था जब मौली देने को लता का प्रेम पत्र आई थी, पर अपना सब कुछ आर्यन को सौंप कर जा रही थी। मौली ने आईने में देख अपने बालों को बांध ही रही थी कि तभी आर्यन की आंखें खुली और उसने मौली का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर जैसे ही खींचा, उसके लंबे केश आर्यन की छाती पर चारों ओर फैल गए। आर्यन ने मौली को कसकर अपनी बाहों में बढ़ते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसने कहा, मौली प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं दोनों के घर वालों से कह दूंगा कि मुझे लता नहीं तुम चाहिए। तो इस पर मौली ने आर्यन के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, श्श, जनाब आपके बदन की खुशबू अपने रोम रोम में समाये लिए जा रही हूँ, पर इस बात का कहीं जिक्र तक नहीं आए तो यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो ना जाने कौन सी महाभारत हम दोनों के घर में हो जाएगी। इसलिए समझे ना होने वाले जीजा जी, जो कुछ भी आज हुआ हम दोनों के बीच उसे एक सुंदर स्वप्न समझकर भूल जाना और बारात लेकर घर समय पर आ जाना। मेरी बहन तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी। यह कहकर मौली ने आर्यन के बाजुओं से अपने को छुड़ाया और अपने अस्त व्यस्त कपड़े समेटते हुए बालों का जूड़ा बनाते हुए घर की ओर चल दी। निश्चित समय पर बारात घर पर आई। लता दुल्हन की तरह सजी। जयमाला, फेरे, सभी रस्में दोनों परिवारों ने बहुत खुशी से मनाई। जब विदा की रस्म होने लगी तो मौली ने लता को गले लगाते हुए कहा, जिस तरह मैंने तुम्हारी उतरन
तुम्हारे छोड़े हुए खिलौनों से अपना पूरा बचपन जिया है, ठीक उसी तरह अब तुम मेरे छोड़े हुए खिलौने संग पूरी उम्र बिताओगी और हर रात मेरी उतरन तुम्हारे संग होगी।